बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड का निरीक्षण और सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में किया है दर्शन पूजन। पीएम के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से हैं, जिसका जायजा भी योगी आदित्यनाथ ने लिया है। राम मंदिर में ही कल भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां लगातार जारी थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जायजा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया और सीएम योगी सबसे पहले साकेत महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड का निरीक्षण करने पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की है। बताते चले कि कल यानी कि 25 नवंबर को ही अयोध्या में धर्म ध्वजा समारोह होना है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी पे भी दर्शन पूजन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल बहुत खास दिन माना जा रहा है। पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां पर अयोध्या में पहुंचकर ही उससे पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया है, निर्देशित किया गया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेते हुए दिखाई दिए हैं और इसके साथ ही बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से सारे रूट जो है वो उस तरीकों को बताते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर यहां पर मौजूद राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। ये ध्वजारोहण आयोजन राम मंदिर के निर्माण के ही प्रतीकात्मक पूर्णता समारोह का ही हिस्सा है और मंगलवार को राम मंदिर परिसर में ही कई द्वारों के माध्यम से प्रवेश को ही व्यवस्थाकृत किया गया है। तो पीएम मोदी जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा से ही प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही जगत गुरु माध्याचार्य द्वार को ही विशिष्ट अतिथियों के लिए और जगत गुरु रामानंद आचार्य द्वार को ही आम जनता के लिए निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दें कि ध्वजारोहण समारोह के लिए पूरा परिसर फूलों की शोभा में सजा हुआ है और मंदिर ट्रस्ट ने ही फूलों से विशाल सजावट की है, जिससे धार्मिक माहौल में सौंदर्य और भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। अयोध्या में कल पीएम मोदी का आगमन है, जिसको लेकर आपको बता दें तैयारियां जो है वो जोरों पर देखने को मिल रही हैं। अयोध्या में कल पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही फूलों के साथ ही मंदिर को सजाया गया है और 3 द्वारों से ही अलग अलग बताया जा रहा है रूट भी तय किए गए हैं। फूलों से राम जन्मभूमि परिसर पूरी तरह से सज कर तैयार है। वहीं पर 3 द्वारों से ही अलग अलग एंट्री को लेकर भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी पुख्ता नजर आ रहे हैं। तस्वीरें साफ बता रही हैं किस तरीके से तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से लगी हुई हैं। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों को लेकर जायजा लिया है और इसके साथ ही दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी अयोध्या में रहेंगे और ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी रहेंगे, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो काफी समय से चलती आ रही थी और अब कल का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। हर पूज्य साधु संत के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए, हर कारसेवक के लिए, हर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक एक कार्यकर्ता और सिपाही के लिए, क्योंकि यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान
का प्रतीक होगा और इससे पूरा देश अनंत काल तक गौरव की अनुभूति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती तो शायद रामलला के भव्य मंदिर का यह। कुशीनगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा है कि सपा के तमाम नेता बड़बोले हैं और पार्टी रामद्रोही है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में जनता ने ही सपा और उसके सहयोगियों को करारा जवाब दिया है और अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम आगे उन्होंने ये भी कहा कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है और घुसपैठियों का कोई भी भारतीय स्वागत नहीं करेगा। मौर्य ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो राष्ट्रहित के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाता है, जबकि बीजेपी विकास और सुरक्षा के प्रति ही प्रतिबद्ध है। कोई भी भारतवासी स्वागत नहीं करेगा। जो उन देशों में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई भी हैं, इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत भी होगा, उनको नागरिकता भी मिलेगी, वो मतदाता सूची का हिस्सा भी होगा। लेकिन कोई मुस्लिम घुसपैठिया आया है और भारत के गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको कोई घुसपैठिया प्राप्त कर रहा है, खा रहा है, और सपा, बसपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों को वोटर बन करके उनको सत्ता में बैठा रहा है। तो चुनाव आयोग तो एक तरह से एसआईआर के माध्यम से पवित्र महायज्ञ कर रहा है और उस महायज्ञ के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी और बूथ को लूट करके फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव जीत करके कोई सत्ता नहीं कब्जाने पाएगा। ये संदेश है। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़बोले नेता हैं, उनके बयानों पे प्रतिक्रिया देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। और समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही पार्टी है और श्री रामलला के जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना है, जहां धर्म ध्वजा फहराने का कार्यक्रम कल संपन्न होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और 500 साल पहले एक विदेशी आक्रमणकारी ने रामलला के मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया था और उस ढांचे को 6 दिसंबर 92 को राम भक्त कारसेवकों ने धराशायी किया। और धराशायी करने के बाद जो संकल्प, जो सौगंध राम भक्तों ने, कारसेवकों ने ली थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वहां पर बना करके तैयार कर दिया है। अब इस प्रकार के बयान देने वाले केवल मीडिया में स्पेस पाना चाहते हैं। आप सब मित्र भी उनके बयान को कोट करके सवाल भी पूछते हैं, लेकिन आज पूरा देश गौरवान्वित है क्योंकि श्री राम मंदिर केवल श्री राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर भी है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। विदेशी आक्रांता ने ऐसे हमारे जो बहुत सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ करके ढांचे खड़े किए थे। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लेकिन सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है, उनको नमन करते हुए मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद अगर सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जैसे भगवान सोमनाथ का मंदिर बन गया था, वैसे अयोध्या, मथुरा, काशी की भी समस्या समाप्त हो गई होती। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा नहीं होता, 370 नहीं लगती, भ्रष्टाचार यहाँ अवतरित नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति शुरू नहीं होती, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जन्म नहीं लेने पाता। तो यह सब जो बोलते हैं उनको जवाब जनता देती रहती है और अभी बिहार में जवाब इनको मिल गया है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश में जवाब मिला, अभी बिहार में मिला है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर 2027 में 2017 दोहराएंगे। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ही उन्होंने अंतिम सांस ली है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो सालों साल ही चित्रपट के आकाश पर चमचमाए, उन्होंने ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने, और धर्मेंद्र का व्यक्तित्व हमेशा याद किया जाएगा। तो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर अखिलेश यादव बोले हैं, 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सालों साल चित्रपट के आकाश पर ही चमचमाए, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। तो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर अखिलेश यादव ने बोला है कि वो
सालों साल देश के चित्रपट के आकाश पर चमचमाएंगे धर्मेंद्र जी, और जमीन से जुड़ा उनका सादगी भरा आकर्षण, व्यक्तित्व और उनका सहज अभिनव हमेशा याद किया जाएगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत वाराणसी पहुंची और काशी पहुंचते ही उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन किया है। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। तो 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी के निधन के बाद अब कंगना ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने उन्हें धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बाबा विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने कहा, शोक जताया उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन पर, और बाबा विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन भी किया। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र जी के निधन के बाद से शोक की लहर है, देश भर में शोक की लहर है। इसके साथ ही अब कंगना ने भी शोक व्यक्त किया है। धर्मेंद्र जी के 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिसको लेकर कंगना ने शोक व्यक्त किया है। संत कबीर नगर, बता दें आपको, खबर सामने आ रही है जहां पर एकता यात्रा का आयोजन किया गया है और यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्र और राज्य सरकार की ही उपलब्धियों को भी गिनाया गया है। सरकार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई है। संत कबीर नगर जिले में ही आयोजित एकता यात्रा में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया है। कार्यक्रम के दौरान ही डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं और कानून व्यवस्थाओं में आए सुधारों को ही सरकार की बड़ी सफलताएं बताई हैं। उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एकता यात्रा के समापन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत की एकता और अखंडता में उनके योगदान को भी याद किया है। तो संत कबीर नगर से खबर बता रहे हैं, जहां पर एकता यात्रा का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम इस यात्रा में शामिल हुए। एकता यात्रा में जनसैलाब भी देखने को मिला। संत कबीर नगर से खबर बता रहे हैं, एकता यात्रा का आयोजन किया गया, भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि एकता यात्रा के दौरान ही डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक इस यात्रा में खास तौर पर शामिल हुए, जहां पर ये यात्रा निकाली गई। और इसके साथ ही जन सैलाब जो उनके साथ, तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जन सैलाब उनके साथ दिखाई दिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई और यह यात्रा जो था वो बेहद ही खास माना जा रहा है। संत कबीर नगर में ये एकता यात्रा निकाली गई। एकता का संदेश इस यात्रा में साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो हाथों में ही ध्वज लिए यात्रा जो है वो दिखाई दी है, जिसमें भारी संख्या में ही लोग मौजूद रहे हैं। तो बागपत से एक और खबर है, जहां पर रेल मंत्री ने ही वेस्ट यूपी के लिए घोषणा कर दी है। दिल्ली, बागपत और सहारनपुर रेलवे मार्ग अब विकसित होगा और मार्ग पर ही पड़े वाले स्टेशनों का ही अब डेवलपमेंट भी होगा। और बागपत में ही आपको बता दें कि बागपत से सहारनपुर रेलवे मार्ग के लिए ही 2 ट्रेनें और शहादरा से बागपत तक 32 किलोमीटर का ये दोहरीकरण होगा। बागपत से ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा कर दी है। तो वे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ही बागपत से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़े रेलवे विकास कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली, बागपत, सहारनपुर रेलवे मार्ग को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा और इस मार्ग पर मौजूद सभी स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा, आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके अलावा बागपत से सहारनपुर रेलवे मार्ग पर 2 नई ट्रेनों को चलाने की योजना है, जिससे यात्रियों को सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
आपको बताते चले कि रेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि शहादरा से ही बागपत तक 32 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा, जिससे ट्रेन सेवाओं में तेजी और क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि हमारा दिल्ली शामली बागपत वाला जो सहारनपुर ये जो रूट है, इस रूट को और ज़्यादा यूटिलाइज करें, इसको और डेवलप करें। इसमें कई हिस्सों में डबलिंग होगी, कई स्टेशंस नए तरीके से डेवलप होंगे और इस रूट को एक मेन रूट की तरह डेवलप किया जाए, वो निर्णय लिया गया है। उस निर्णय की शुरुआत आज यहाँ बागपत बड़ौत से होगी और 2 नई ट्रेन की शुरुआत होके यात्रियों को बहुत